नमस्कार, इंडिया रियल एस्टेट गाइड बजट स्पेशल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बजट का महीना लग चुका है और फरवरी के अंत में हम देखते हैं कि वित्त मंत्री साहब बजट लेकर आते हैं, बड़े ऐलान होते हैं, एक रोड मैप देते हैं वो अगले कुछ सालों के लिए। एक साल का रोड मैप नहीं, अगले कुछ सालों का रोड मैप होता है, एक पूरा बजट। और इस बार एक ऐसा सेक्टर जिसे बजट से फिर बहुत सारी उम्मीदें हैं, वो है रियल एस्टेट का। हालांकि हम कहेंगे कि पिछले बजट में भी रियल एस्टेट को लेकर काफी अनाउंसमेंट हुए थे, लेकिन उतना काफी नहीं है क्योंकि सरकार के लक्ष्य काफी बड़े हैं। 2022 तक सबको हाउसिंग देनी है, इसके अलावा 100 स्मार्ट सिटीज बनानी है और देश में रियल एस्टेट को आगे लेकर जाना है। तो ये तमाम लक्ष्य कैसे पूरे होंगे, इसको लेकर उत्सुकता है रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर भी। तो आज हम चर्चा करेंगे कि इस बार बजट से क्या उम्मीदें रखी जाएं, कितनी बड़ी उम्मीदें रखी जाएं, और इसके लिए आज एक खास पैनल हमारे साथ है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है रामरत्न ग्रुप के प्रेसिडेंट श्री गोपाल काबरा जी। इसके अलावा हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं एटीएस ग्रीन्स के सीएमडी गीतांबर आनंद, साथ में आप क्रेडाई के प्रेसिडेंट इलेक्ट भी हैं, और साथ में है गुजरात से अहमदाबाद से जक्षय शाह साहब जो कि एमडी हैं सेवी इंफ्रास्ट्रक्चर के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गीतांबर जी, आपसे शुरुआत करता हूं। पिछले बजट में जैसा मैंने कहा कई ऐलान आए थे, हमने कई सालों से इतने ऐलान एक साथ किसी बजट में नहीं देखे जहां तक रियल एस्टेट का सवाल है। क्या उम्मीद की जाए इस बार ये बजट भी रियल एस्टेट के लिए कई ऐलान लेकर आएगा? बेशक और बिल्कुल विपिन जी, देखिए हम जो इस वक्त इस बार उम्मीद कर रहे हैं वित्त मंत्री साहब से, वो ये है कि आप सेक्टर के लिए जो कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन कस्टमर के लिए, जो हमारा हाउसिंग का जो कस्टमर है, उसके लिए आप कुछ इमीडिएटली रिलीफ दीजिए, ताकि ये जो मिशन 2022 है हाउसिंग फॉर ऑल, वो किसी तरह से पूरी हो सके। और मान लीजिए कि इंडस्ट्री की कुछ जो डिमांड्स हैं, जो लो हैंगिंग फ्रूट है, वो तो है ही है, लेकिन इस वक्त कस्टमर सेंट्रिक कुछ ऐसा इंसेंटिव दीजिए, जैसे कि होम लोन में सब्सिडी दे दीजिए 6% 7% पे होम लोन, जो मतलब हमारे कमज़ोर वर्ग के भारतवासी हैं उनको होम लोन अगर इस रेट पे मिल जाए और आसानी से मिल जाए, ये एक बहुत बड़ा कदम रहेगा। जैसे एक क्रेडिट रिस्क गारंटी है, जो बैंक डरते हैं इस वर्ग के लोगों को लोन देने के लिए, उसको ज़रा और सपोर्ट किया जाए इस फंड को, जो क्रेडिट रिस्क गारंटी फंड है, ताकि बैंक्स दे सके एग्रेसिवली। ये एक लो हैंगिंग फ्रूट है जो इमीडिएटली किया जा सकता है। बाकी हमारी जो मांगे हैं वो तो है ही हैं। सबसे बड़ी मांग ये है कि टैक्सेशन को रैशनलाइज करने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। कुछ इमीडिएट कंसर्न्स हैं हमारे, जैसे सेक्शन 43C है, जो सर्कल रेट को लेके एक टैक्सेशन बन गई है कस्टमर के ऊपर भी और सेलर के ऊपर भी। ये इमीडिएटली हटाने की ज़रूरत है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत नाजायज़ हो रहा है, नाजायज़, और कस्टमर भी सफ़र कर रहा है, इंडस्ट्री भी सफ़र कर रही है। कुछ एक सेक्शन 24 है जहां, जिसमें अगर कोई प्रोजेक्ट 3 साल में कंप्लीट नहीं होता तो कस्टमर होम लोन पे इंटरेस्ट का जो वेवर है इनकम टैक्स में, वो ले नहीं सकता। तो ये भी इसको रैशनलाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज के माहौल में 3 साल में प्रोजेक्ट की परमिशंस नहीं आ रही तो प्रोजेक्ट कंप्लीट कैसे होगा? ये दूसरा है। तीसरा है, हमारे डेवलपर्स पे अनसोल्ड इन्वेंट्री पे स्टॉक लगा दिया गया है, ये सोच के कि हम लोग जानबूझकर अपने स्टॉक को नहीं बेचना चाहते ताकि हम मुनाफा और कमा सकें। ये गलत है। मार्केट सबको पता है रियल एस्टेट की इस वक्त काफी स्ट्रेस में है, और कोई भी अपनी मर्जी से स्टॉक होल्ड नहीं कर रहा। और जब स्टॉक बिक ही नहीं रहा, क्या आप उसको क्वालिफाई करेंगे कि ये स्टॉक अब ये जबरदस्ती एक डेवलपर होल्ड कर रहा है, इस पे अब होल्डिंग टैक्स लगाना चाहिए? ये गलत चीजें हैं, लो हैंगिंग फ्रूट है, इसको इमीडिएटली एड्रेस करना चाहिए। मांगे तो और बहुत सी हैं विपिन जी, जैसे जैसे चर्चा बिल्कुल लगी रहेगी तो फिर उससे चर्चा आगे बढ़ाएंगे उस पर। तो इससे पहले कि जक्षय साहब के पास जाऊं, काबरा साहब आपका व्यू लेना चाहूंगा। एज एन अलाइड इंडस्ट्री आप क्या चाहते हैं, क्योंकि रियल एस्टेट अकेला नहीं है, उसके साथ बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। देखिए, ऐसा है कि आज अगर सबसे अधिक किसी सेक्टर को जरूरत है तो रियल एस्टेट को जरूरत है, सरकार की मदद की। और अभी एक स्टडी की थी हमने, किसी के साथ बैठा था, मैं राकेश जिंजोला के साथ बैठा था, कि हिंदुस्तान में एवरेज आदमी जो मकान लेता है उसका रीपेमेंट का साइकिल जो 18 से 22 साल का होता है, अपनी इनकम और फ्लैट लेने के बीच में। बिल्कुल। जो कि पूरी दुनिया में ये एवरेज जो होता है आदमी का 5 से लेकर 7 साल के बीच में वो घर लेता है और अपना EMI सारा चुका के घर उसका अपना बन जाता है। हमारे देश में सबसे ज्यादा है। हमारे देश में सबसे ज्यादा है, क्योंकि हमारे यहाँ जो देश में जो प्रॉपर्टी के भाव है और जो लोगों की इनकम है, ये गैप अपने आप में बहुत बड़ा है।
इसको गैप को अगर हम कम कर सकते हैं, मैं ये तो नहीं चाहता कि बिल्डर को बोले कि भाव कम कर दो, बिल्डर की भी एक अपनी सीमा है, और सरकार के हाथ में अगर पॉलिसी चेंज करके, जैसे सिंगल विंडो अप्रूवल है, बजट का विषय नहीं, लेकिन अगर सिंगल विंडो अप्रूवल हो, कुछ डिपार्टमेंट कम हो जाए, जिससे ह्यूमन टू ह्यूमन रिसोर्सेज कम होने से कॉस्ट कम हो सकता है, छोटे लीकेज जाए, उससे काफी कुछ कम हो सकता है। लेकिन जो ब्याज का इंसेंटिव या ब्याज की सब्सिडी एक इस प्रकार से की जाए कि कहीं ना कहीं सरकार को ये सोचना है, ठीक है हम ये इतना बड़ा गैप एक साथ में पूरा नहीं कर सकते, लेकिन इस प्रकार की एक प्रावधान हो, इस प्रकार का एक देश में एक वातावरण बने कि एवरेज 10 से 12 साल में आदमी अपना, जैसे अपना घर लेता है तो उसका कर्जा 10 से 12 साल में उसका पूरा चुक के वो अपने आप में एक स्वावलंबी बन जाए और आगे की जिंदगी जिए, ताकि इससे एक मार्केट में वॉल्यूम आएगा, मार्केट में डिमांड आएगी, लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा। दूसरा क्या है कि जब तक इंडस्ट्री में वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा तो कॉस्ट भी कैसे कम होगी, राइट। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए इस सेक्टर के ऊपर एक ऐसी कोई व्यवस्था हमको करनी चाहिए कि इसमें ये जो गैप है कंज्यूमर के दृष्टिकोण ये फुलफिल होना बहुत जरूरी है, तो ही ये मार्केट अपने आप में एक मैच्योर्ड मार्केट बनेगा, राइट। जक्षय साहब की राय ले लेते हैं। गीतांबर साहब को हमने सुना, काबरा साहब के विचार यहाँ पर आए। जक्षय भाई, लेकिन इंडस्ट्री जो हमेशा एक मांग करती रही है, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है, फंडिंग की प्रॉब्लम है, आपको लगता है इस बजट में एड्रेस की जाएगी? हालांकि पिछले बजट में भी कुछ आया था कि आप किस तरह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं, फॉरेन फंड्स को कैसे ला सकते हैं, लेकिन इस बजट में कोई और कॉन्क्रीट ऐलान होता हुआ आपको लग रहा है? विपिन जी, ऐसा है कई वर्षों से हाउसिंग सेक्टर, हाउसिंग इंडस्ट्री और रियल एस्टेट सेक्टर काफी तरह से इग्नोर किया हुआ गया है, बल्कि इसका जीडीपी में बहुत महत्वपूर्ण भाग है। अगर हमको डबल डिजिट तक आने वाले साल में पहुंचना है तो एक ऊपर से पुश एंड पुल मतलब विपिन जी, रियल एस्टेट इंडस्ट्री सेक्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस का दर्जा देना पड़ेगा। इससे काफी तरह के प्रोजेक्ट्स आगे आएंगे और खास करके एफोर्डेबल हाउसिंग है उसको इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस का दर्जा देना पड़ेगा। दूसरी बात है कि जो रिटेल कंज्यूमर है उनको क्या फायदा देना है, तो मेरे हिसाब से स्लम रीडेवलपमेंट, LIG, MIG, और ये पहली बार हमारा सजेशन क्रेडाई की तरफ से हेरिटेज बिल्डिंग, उसका TDR के इनकम पर 100% एग्जेम्पशन देना चाहिए। उससे 2-3 बातें बनेगी। एक तो आपका हाउसिंग फॉर ऑल 2022 का जो स्वप्न है प्रधानमंत्री जी का और ये गवर्नमेंट का, वो काफी हद तक उसमें मदद मिलेगी। दूसरी बात, स्लम फ्री सिटीज, जो स्मार्ट सिटी में एक महत्वपूर्ण योगदान है स्लम फ्री सिटीज का, उसमें काफी तरह से उसमें मदद मिलेगी। और हमारी जो धरोहर है, सांस्कृतिक धरोहर जो क्रेडाई मानती है, वो हेरिटेज बिल्डिंग का कंजर्वेशन काफी। चलिए, हेरिटेज बिल्डिंग के कंजर्वेशन की भी बात कर रहे हैं। जक्षय एक नया पॉइंट लेकर आए। बहरहाल यह वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, लेकिन अफोर्डेबल हाउसिंग क्योंकि एक बहुत बड़ा पॉइंट है सरकार की नजर में भी, देश की जरूरत के हिसाब से भी और डेवलपर कम्युनिटी के सामने भी। इस पे चर्चा करेंगे, इस बजट में क्या खास आ सकता है, छोटे से ब्रेक के बाद। जी हाँ, किसान विकास पत्र वापस आ गया है 100 महीने में। जेके सुपर सीमेंट क्या? ओए, इंजीनियरिंग करके बिल्डिंग की बनाओगे या फिर क्विज खेलोगे? जेके सुपर सीमेंट, विश्वास है इसमें कुछ खास है। चली रे यारों की टोली, बांधे सपनों की झोली, डुबकी ले नए जहां में, रंगीले खेल में, खुशियों की रेल में, रंगी छपाक देखो खेल, धूम 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 रंग छपाक देखो। The most colorful cricket experience with new Triluminous LED. Bravia, Sony.
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इंडिया रियल एस्टेट गाइड का बजट स्पेशल। यहाँ पर जोरदार चर्चा चल रही है। हमारे सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए। गीतांबर साहब, ब्रेक से पहले अफोर्डेबल हाउसिंग का जिक्र आया, तो जैसा हमने शुरुआत में भी कहा कि सरकार का पूरा फोकस है 2022 तक सबको घर देने के लिए। जाहिर है बहुत बड़ा लक्ष्य है, इतनी आसानी से तो पूरा होने नहीं वाला। आपको लगता है अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर कुछ पुरानी स्कीम्स ले लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पर ATI भी हो गया, या आप कहें कि सिर्फ अफोर्डेबल हाउसिंग को इंफ्रा का दर्जा दे दिया जाए, ऐसे कुछ ऐलान आते हुए क्या हम देख सकते हैं? विपिन जी, विश तो सेक्टर की यही है कि ये ऐलान आए, क्योंकि जो आंकड़े हैं वो ये हैं कि अगर आप टियर 1 अर्बन एरियाज, अर्बन इंडिया की बात करें तो कम से कम आज की तारीख में 2 करोड़ मकानों की जरूरत है, जिसमें कि मोस्टली जो मास है वो अफोर्डेबल हाउसिंग की रिक्वायरमेंट है। और अगर आप रेस्ट ऑफ इंडिया की बात करें तो इसमें 4 करोड़ मकान आप और जोड़ लीजिए, तो मोटा मोटी 6 करोड़ मकानों की जरूरत है, जिसमें 90% अफोर्डेबल मकान चाहिए। अब अगर प्राइवेट सेक्टर इस स्पेस में नहीं आता तो गवर्नमेंट के बस में नहीं है कि ये 7 साल में ये मकान दे पाए। वैसे प्राइवेट सेक्टर के आने के बावजूद भी ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अब प्राइवेट सेक्टर इसमें क्यों आए? क्योंकि एक तो इसमें इनहेरेंट चैलेंजेस हैं, एक दूसरे दूर वाले कई लोकेशन में काम करना, एक नई जगह जाके काम करना, जैसे आपने अभी सिंगल विंडो क्लियरेंस वगैरह वगैरह की बात करी। दूसरी, कॉस्ट ऑफ फंड्स टू द प्राइवेट प्लेयर। हमारी रियल एस्टेट की रिस्क वेटेज इतनी जबरदस्त बना रखी है कि भाई हमको बैंक लोन देता भी है तो बड़े महंगे दर्जे पे देता है। तो एक जो बात है कि अफोर्डेबल हाउसिंग को 100% इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस मिलना चाहिए ताकि कॉस्ट ऑफ फंड्स डाउन हो डेवलपर के लिए। दूसरा, जैसे जैसे आप चाहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर वहां पे जाए तो इनको एक फिस्कल इंसेंटिव देना ही पड़ेगा, नहीं तो प्राइवेट सेक्टर को वो अट्रैक्टिव नहीं लगता। मैं बड़ी सच बात बोल रहा हूं। अगर एक प्राइवेट सेक्टर को वहां जाने के लिए इंसेंटिव दिया जाए, जैसे आपने ATIB कहा जी, अगर ATIB को दोबारा ले आया जाए, और उसमें पहले गवर्नमेंट का कंसर्न ये था कि ATIB को मिसयूज किया गया, लोगों ने छोटे मकान ना बनाने के बजाय बड़े मकान बना दिए, 2 छोटे मकान जोड़ के। हम कहते हैं कड़ाई का ये सजेशन रहा है मिनिस्ट्री को कि आप एक पेनल्टी रख लीजिए, जहां आपको लगे कि ये मिसयूज हुआ है वहां आप टैक्स डबल कर दीजिए एज अ पेनल्टी। बट ATIB जैसा कोई सेक्शन लाना बहुत जरूरी है ताकि प्राइवेट सेक्टर इसमें अपना योगदान दे, नहीं तो ये मकान 7 साल में 6 करोड़ मकान जो बनने ये नहीं बन पाएंगे। उसके बाद इमीडिएटली जो गवर्नमेंट को करना चाहिए, जैसे मैंने पहले भी कहा अपने डिस्कशन के शुरुआत में, जो लो हैंगिंग फ्रूट है जो इमीडिएटली गवर्नमेंट कर सकती है, वो टैक्सेशन को रैशनलाइज करने की जरूरत है। आप मानेंगे नहीं, हमारे पर स्क्वायर फुट जो टैक्सेशन पूरी आती है करीब 350 रुपए पर स्क्वायर फुट टैक्स ही टैक्स है जी। सर्विस टैक्स ही है जो अपने आप में 4% का है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी अनोमली है, क्योंकि ये एक सर्विस, अगर आप इसको सर्विस मानते हैं तो आप इसकी स्टैंप ड्यूटी क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी में आप स्टैंप ड्यूटी ले रहे हैं, एक तरफ से आप इसको सर्विस मान रहे हैं। ये 4% जो सर्विस टैक्स लगेगा ये तो एकदम हटा देना चाहिए, और बाकी टैक्सेशन को भी रैशनलाइज करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप रैशनलाइज नहीं करेंगे तो ये इसका जो कॉस्ट है, जो टैक्स का बर्डन है, वो कंज्यूमर पे जा रहा है, तो वो अफोर्डेबिलिटी फैक्टर वहां खत्म हो जा रहा है। तो ये लो हैंगिंग फ्रूट गवर्नमेंट को इमीडिएटली इसको देखना चाहिए। टैक्सेशन पर जरूर यहाँ पर सरकार को नजर रखनी चाहिए, क्योंकि एक मोटा हिस्सा टैक्स के कारण कीमत में बढ़ जाता है। कामरा साहब, आपसे जब पहले बात करा था आपने कुछ एक्सपोर्ट इंसेंटिव की बात की थी, तो क्या वो कोई जरिया हो सकता है जहां से आप चलिए टैक्स का एक हद तक ही आप बोझ कम कर पाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ से सहारा दे दे? देखिए, इसके लिए जो मैं मानता हूँ ना, अफोर्डेबल हाउसिंग की जो हम बात कर रहे हैं कि अफोर्डेबल हाउसिंग में एटलीस्ट जैसे एक्सपोर्ट में इंसेंटिव होती है, ड्यूटी ड्रॉबैक जैसा एक होता है, ताकि हम लोग जो कोई टैक्स भरते हैं वो क्लेम नहीं कर पाते, तो सरकार की तरफ से एक ड्यूटी ड्रॉबैक करके इंसेंटिव होता है और आइटम टू आइटम होता है। तो मेरे हिसाब से अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए एक 5% की स्कीम जो उनका सेलिंग प्राइस होता है उसके ऊपर अगर हम लोग ऐसा ड्रॉबैक या एक पर्टिकुलर नाम तो कुछ भी नया ही आएगा, क्योंकि ड्रॉबैक तो हो नहीं सकता क्योंकि एक्सपोर्ट के लिए स्कीम है, लेकिन अफोर्डेबल इंसेंटिव या कोई भी एक इंसेंटिव का नाम देके 5% की इंसेंटिव जो बिल्डर का जो सेल्स वैल्यू होता है उसमें देने से उसमें सरकार को नुकसान नहीं, कि सरकार ने ऑलरेडी कुछ पैसे केंद्र सरकार सर्विस टैक्स के माध्यम से या अपना जो उसमें रॉ मटेरियल यूज है उसमें एक्साइज के माध्यम से रुपए सरकार के पास आए हुए हैं, तो उसमें से अगर वो 5% जैसा इसमें देती है तो ये काफी एक सुविधा होगी और बिल्डर को एक एडवांटेज होगा, और इससे कॉस्ट कहीं ना कहीं कम आएगा। लगेगा कि सरकार भी इस चीज में वाकई में चाहती है
अनाउंसमेंट एक अलग चीज है, वाकई में अब आज ये टाइम आ गया कि रियल में कुछ ऐसी स्कीम अनाउंस हो जिससे लोगों को लगे कि सरकार वाकई में अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए कुछ कर रही है और करना चाहती है। राइट, चलिए, तो ये कुछ वो उपाय हो सकते हैं जो तुरंत किए जा सकते हैं सरकार की तरफ से अगर अफोर्डेबल हाउसिंग का सपना उन्हें पूरा करना है। तो यह वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो कुछ और वो मुद्दे जिन पे इस बजट में कुछ सुनने को मिल सकता है उन पर होगी चर्चा। छोटे से ब्रेक की। Aditya Birla Group presents Budget 2015, the Make in India Budget. Presented by Aditya Birla Group, big in your life. जो लक्ष्मण रेखा पार करके जाएगी तो सारे कुल की नाक कटाएगी। छुटकाओ जी की वॉल पेंटिंग एकेडमी। पेंटिंग फिनिश हो गई सर। जेके वॉल पुट्टी लगाई, क्या फर्क पड़ता है सर? हम तुम्हें क्या ढंकी लगते हैं? एक ही बात बोलेंगे, सबसे स्मूथ और सुंदर दीवार के लिए पेंट से पहले सिर्फ जेके वॉल पुट्टी, नो कॉम्प्रोमाइज। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। दीवारें बोल उठेगी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इंडिया रियल एस्टेट गाइड का बजट स्पेशल। यहां पर चर्चा जारी है कि किन ऐलानों की उम्मीद कर सकते हैं इस बार बजट से, और एक महत्वपूर्ण ऐलान जिसका पिछले बजट में भी जिक्र हुआ था और उम्मीद है कि इस बार एक सफाई आएगी, वो ये हो सकता है रीट्स के ऊपर। रीट्स का ऐलान पिछले बजट में फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से आया था, लेकिन टैक्स पास थ्रू स्टेटस दिया भी था पर सफाई नहीं थी। जक्षे साहब, आप भी कमर्शियल रियल एस्टेट में है, कमर्शियल बिल्डिंग्स बनाते हैं, आपको लगता है कि रीट्स पर थोड़ी और सफाई आ जानी चाहिए, क्योंकि एक बड़ा जरिया होगा निवेशकों को दूसरी तरीके से रियल एस्टेट में लाने का और साथ में डेवलपर्स के लिए भी फंडिंग का एक नया जरिया खोलने का? हमको काफी उम्मीद है विपिन जी। रीट्स में तो काफी खाली एक सिंपल सा राइडर आया था, उसमें बारे में कुछ आगे कुछ काम नहीं किया हुआ है। उसमें रीट्स में छोटे से छोटे इन्वेस्टर को लेके और या बड़ी इंस्टीट्यूट उसमें कैसे उसमें आगे आए और इजी एंट्री और इजी एग्जिट कैसे हो और इन्वेस्टर को भी लाभ कैसे हो, आई थिंक उसके बारे में काफी हमको उम्मीद है इस बजट में। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण दो चीज है विपिन जी। रेंटल इनकम में अभी 30% डेप्रिसिएशन है, उसको हम चाहते हैं कि 50% तक मिनिमम ले जाना चाहिए, क्योंकि खाली हाउसिंग फॉर ऑल खाली नवनिर्माण में अगर लग जाएंगे तो बहुत देर लग जाएगी, लेकिन जो अभी अवेलेबल हाउसिंग है तो उसको अगर हम एनकरेज कर पाते हैं रेंटल हाउसिंग को, और छोटी सी शॉप्स, छोटे की दुकानदार जी, छोटी सी ऑफिसेस और जो छोटे से घर है अफोर्डेबल और LIG MIG सेक्शन में, तो उसमें मेरे हिसाब से 100% रेंटल इनकम उसमें एग्जेम्पशन कर देना चाहिए। रेंटल हाउसिंग का आइडिया दे रहे हैं गीतांबर साहब। मुझे भी लगता है कि ये आइडिया अच्छा हो सकता है कि रेंटल हाउसिंग को लेकर, क्योंकि सबको हाउसिंग करानी जरूरी नहीं कि सबके लिए घर बन पाए। जो घर ऑलरेडी उपलब्ध हैं उनका अगर रेंट वाला जरिया खोलने की कोशिश की जाए तो रेंटल हाउसिंग एक बड़ी कामयाबी हो सकती है। आपको लगता है और बजट में कुछ सुनेंगे इसके बारे में? बिना शक ये तो एक हमारी सजेशन हमेशा रही है सरकार को कि ये जरूरी थोड़ी है कि सबको अपना घर ओन करना है। रेंटल हाउसिंग एक बहुत बड़ा स्पेस है, लेकिन विपिन मैं दोबारा उसी बात पे वापस आ रहा हूं। 6 करोड़ मकान जी, और अगर रेंटल हाउसिंग भी क्रिएट करनी है तो मकान तो बनाने पड़ेंगे। लेकिन ये मकान, मान लीजिए एक मिनट के लिए कि अगर एक मकान की एवरेज कीमत 6 लाख रुपए अगर आप लगाइए तो 6 करोड़ इंटू 6 लाख 36 लाख करोड़ का अगले 7 साल में बिजनेस हो सकता है। 36 लाख करोड़ का बिजनेस मींस कि आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 250 आइटम यूज करते हैं हम एक घर बनाने में, 250 आइटम, कील, चिटकनी, कब्जा, ये सब गिन लिया आप, तो 250 आइटम की फैक्ट्रियां चलेंगी। आप मान के चलिए, और कितने लोगों को नौकरी मिलेगी। रियल एस्टेट, अगर ये गवर्नमेंट इस बात को समझ जाए और इसमें पुश दे दे, प्राइवेट सेक्टर को ले आए किसी तरह से एक इंसेंटिव देके, ATIB जैसे आपने कहा, तो फिर हमारा जो सेक्टर है इकोनॉमी GDP को कम से कम 20% कंट्रीब्यूशन कर सकता है। आज की डेट में 6% कंट्रीब्यूट कर रहा है जी। और अगर GDP को 20% कंट्रीब्यूशन अगर आ गई
सिर्फ हमसे नहीं, मैन्युफैक्चरिंग से भी आएगी, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये 250 आइटम भी बनी है। ये 250 आइटम बनाने के लिए कम से कम 1 लाख फैक्ट्री चलानी है। जैसे गोपाल जी तार बनाते हैं, कोई छोटा और मैन्युफैक्चरर है वो कब्जा बनाता है, कोई कील बनाता है, कोई बाइंडिंग वायर बनाता है, कोई रस्सी बनाता है, बहुत सी ऐसी आइटम्स हैं। तो आप सोचिए ये इस पूरी कहानी का जो अंजाम है वो कितना बढ़िया होगा इस देश के लिए, कि सोचते बनेगा देखते बनेगा। तो रेंटल हाउसिंग जैसे आपने कहा बहुत बढ़िया आइडिया है, लेकिन रेंटल हाउसिंग बनाने के लिए हाउसिंग स्टॉक तो चाहिए। तो उस हाउसिंग स्टॉक को बनाने के लिए प्राइवेट सेक्टर की बहुत जरूरत है। किसी ना किसी तरह गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर को स्पेस में कैसे लाया जाए। और वो सबसे बेस्ट आइडिया जो है आपने खुद ही कहा वो है ATI भी किसी फॉर्म में ले आइए, और वो मिसयूज ना हो, उसका ध्यान रखिए, पेनल्टी सिस्टम हो, चेक्स एंड बैलेंसेस हो, उसका ध्यान रखिए। राइट, तो अब कंक्लूजन की तरफ आरंभ। काबरा जी आपसे आखिरी कमेंट लूंगा। जैसा बहुत अच्छा उन्होंने कहा कि GDP को बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा से कैटलिस्ट हो सकती है रियल एस्टेट इंडस्ट्री, क्योंकि कई सारी इंडस्ट्री जुड़ी हुई है। आपको लगता है उन सब का ध्यान रखते हुए बड़े अनाउंसमेंट जरूर आएंगे? फाइनल कंक्लूजन देखिए, बड़े अनाउंसमेंट आएंगे, और ये बजट ये नई सरकार का एक मार्गदर्शन भी होगा कि वाकई में सरकार क्या करना चाहती है, क्योंकि पहला बजट जो था बहुत थोड़ा वक्त था, एक फॉर्मेलिटी थी। लेकिन ये बजट जो है पूर्ण बजट है। इससे इस सरकार की, NDA सरकार की 5 साल की आने वाली क्या मंशा और क्या करने वाले हैं उसका एक इसमें गाइडलाइन आएगा। इसलिए चूंकि दिल्ली का चुनाव का रिजल्ट भी थोड़ा एक अलग टाइप का है, तो लगता है ऐसा है कि सरकार बहुत कुछ ध्यान में रख के ये बजट को बनाएगी, और बजट वाकई में ये देश को विकास की ओर ले जाएगा। इस प्रकार का बजट होगा, ऐसा पूरी उम्मीद है। चलिए, तो एट लास्ट जक्षे साहब से जाते जाते एक ऐसा सवाल ले लेता हूं जो शायद सब लोग बहुत ज्यादा पसंद न करें। रियल एस्टेट रेगुलेटर की भी बात होती है, क्या कहीं कुछ अनाउंसमेंट यहां पर आ सकता है? वो सबके भले के लिए, इंडस्ट्री के लिए भी और लोगों के लिए भी। हमारा मानना है और मेरा पर्सनली मानना है कि रेगुलेटर के बारे में इस बार जरूर ऐलान होगा। और मैं हमारे हिसाब से जो हम क्रेडाई के प्लेटफॉर्म से हम काफी लोगों को मिलते रहते हैं, तो हमको जानना मिला है कि इस बार सरकार सीरियसली उस पर सोच रही है, और ये सबके हित में है। छोटे से छोटे कंज्यूमर से लेके डेवलपर और इंडस्ट्री वाले और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, सबके लिए जरूरी है कि रेगुलेटर का इस बार अनाउंसमेंट होगा। चलिए, तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं इस बार के बजट में, लेकिन फोकस ये होना चाहिए कि देश में रियल एस्टेट को बढ़ावा मिले, उसके साथ GDP का विकास हम देखें अलाइड इंडस्ट्रीज के साथ होते हुए, और साथ में सबसे बड़ा फोकस ये कि जो घर सबको देने का एक सपना है सरकार का 2022 तक का, वो साथ में लेकर चले और इंडस्ट्री के साथ में लेकर चले, और साथ में ये भी रहे कि लोगों को घर खरीदने के लिए पैसे कैसे मिलेंगे उस हिसाब से भी सोचना चाहिए, ब्याज दरों के बारे में भी सोचना चाहिए। तो उम्मीद करेंगे कि इस बार के बजट में इस तरह के कई ऐलान देखने को मिलेंगे, जिससे रियल एस्टेट सेक्टर आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा और सबको घर मिलने की उम्मीद और आगे जाएगी। आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। प्रेजेंटेड बाय RR काबल। वायर नहीं, भारत की नब्ज है हम। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल क्या है? सर, JK सुपर सीमेंट। क्या? ओए, इंजीनियरिंग करके बिल्डिंग की बनाओगे या फिर क्विज खेलोगे? JK सुपर सीमेंट, विश्वास है इसमें कुछ खास है। India's greatest healthcare leaders will select India's best performing healthcare providers. ICICI Lombard and CNBC TV18 present the Healthcare Awards 2014. 5 years of being India's most authoritative awards for the healthcare industry. Coming soon, only on CNBC TV18. Presented by ICICI Lombard Health Insurance. Research partner IMRB. शोर है, बड़ा शोर है, इस बार बजट बड़ा जोर है। इंडिया की रफ्तार को ट्रैक पे लाने का, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाने का, टैक्स रिफॉर्म्स लाने का शोर है, बड़ा शोर है। इंपोर्ट कम करके एक्सपोर्ट बढ़ाने का, स्किल डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने का। इस बार सरकार